जय हिंद। तो आज आप लोग को देख रहे हैं, बोर्ड पर आप लोग को दिख रहा होगा कि जल का अवशोषण एवं परिवहन के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे खनिज लवण का अवशोषण के बारे में। उसके बाद पढ़ेंगे स्थानांतरण क्या होता है, स्थानांतरण किसे कहते हैं, ठीक है। उसके बाद पढ़ेंगे वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन होता है क्या है। उसके बाद पढ़ेंगे वाष्पोत्सर्जन का महत्व, यानी कि वाष्पोत्सर्जन होता है तो उसका महत्व क्या होता है। उसके बाद पढ़ेंगे पौधों में भोजन एवं अन्य पदार्थों का परिवहन कैसे होता है, किस विधि से होता है और क्यों होता है, ठीक है। तो ये सभी सारी जो है सो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो फटाफट आप लोग जो है अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। और नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिएगा। नोटिफिकेशन ऑल रहेगा तो आपको जब भी वीडियो प्रोवाइड कराया जाए, चैनल पर वीडियो डाला जाए, अपलोड किया जाए, तो आपको जो है जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन गिर जाए। लाइव क्लास में क्या होता है कि लाइव क्लास कराने के बाद जो है आपको नोटिफिकेशन गिरता है तो 5 मिनट कमेंट्स पढ़ने में जो है आप लोग जुड़ जाते हैं। लेकिन ऑफलाइन वाला वीडियो क्या होता है कि जब वीडियो अपलोड कराया जाता है तो उसमें जो है नोटिफिकेशन को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल किए रहते हैं, तभी आपको नोटिफिकेशन गिरता है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले जल का अवशोषण एवं परिवहन के बारे में। उसके बाद पढ़ेंगे दूसरा टॉपिक है खनिज लवणों का अवशोषण के बारे में। उसके बाद पढ़ेंगे स्थानांतरण क्या होता है। उसके बाद पढ़ेंगे वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं, क्या होता है। उसके बाद पढ़ेंगे वाष्पोत्सर्जन का महत्व क्या होता है। उसके बाद पढ़ेंगे पौधे एवं में भोजन एवं अन्य पदार्थों का परिवहन कैसे होता है, ठीक है। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं क्लास को बिना टाइम गवाते हुए, क्योंकि टाइम काफी अमूल्य चीज होता है। तो ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मजा आए जीने में, और बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगे हो कुछ करने का सीने में। तो चलिए इसी मोटिवेशनल लाइन के से हम शुरू करते हैं क्लास को। पहला होता है जल का अवशोषण एवं परिवहन। अवशोषण मतलब समझते हैं, जल का अवशोषण। देखिए आप लोग क्वेश्चन समझ जाइएगा ना तो आंसर अपने आप जो है माइंड क्रिएट कर देता है। अपने आप जो है माइंड जो है ब्रेन जो होता है वो आंसर बना लेता है और ढूंढ लेता है लिखना क्या है, ठीक है। तो पहला कहता है कि जल का अवशोषण एवं परिवहन, यानी कि जल तो चूसेगा, यानी कि जल चूसेगा, और परिवहन मतलब जल को चूस कर भेजेगा, ठीक है। तो जल का अवशोषण एवं परिवहन कैसे होता है, या किसे कहते हैं, किसके माध्यम से होता है, ठीक है। ये प्रश्न है मेरा। तो जल का अवशोषण कैसे होगा और परिवहन कैसे होगा। तो जलीय पौधे मृदा से जल का अवशोषण मुख्यतः अपने मूल रोम यानी कि रूट हेयर के द्वारा करते हैं। ये हमारा आंसर हो गया। और आप लोग को आप समझा देते हैं कि जैसे कहता है कि जल का अवशोषण में परिवहन कैसे होता है। तो जलीय पौधे जो होते हैं, जलीय पौधे कहने का मतलब है जो जल में पौधे उगते हैं। कहाँ होते हैं, जल में पौधे। जैसे कि बड़े बड़े तालाब और पोखर में देखे होंगे कि कुछ पौधे जो है निकले रहते हैं ऊपर की तरफ, तो वो अपना जो है सो ऑक्सीजन कहाँ से लेता है, तो वो करता क्या है, जो मिट्टी में भी ऑक्सीजन रहता है तो वो करता है क्या है कि जलीय पौधे मृदा से, मृदा मतलब क्या होता है, मिट्टी, मिट्टी से जो है सो मिट्टी से जल का अवशोषण मुख्यतः अपने मूल रोम कहने का मतलब है कि यह मेरा क्या है, तो यह मेरा जो है पेड़ है, यह मेरा यह पेड़ है, क्या है, यह पेड़, ये पेड़, जैसे कि यह देखिए पेड़ है, क्या है, यह देख रहे हैं आप लोग पेड़, यह पेड़ देख रहे हैं। इसमें से जो आप लोग देख रहे होंगे ये जाली टाइप का आकार का जो होता है, जाली टाइप का एकदम केस टाइप का सोरा टाइप का, जैसे कि गाजर, गाजर या मूली यानी मुरई जो उखाड़ते हैं आप लोग तो देखिएगा उसमें जो केस टाइप का जो सोर निकला रहता है उसी को कहते हैं मूल रोम यानी कि रूट हेयर। हेयर मतलब क्या होता है, बाल, और बाल यानी कि रूट, रूट मतलब क्या होता है, जड़। तो वैसा जड़ जो बाल के जैसा हो, बाल जैसा यानी कि केस के जैसा हो, उसी को कहते हैं, क्या कहते हैं, रूट हेयर कहते हैं। तो वही जलीय पौधे जो होता है मृदा यानी कि मिट्टी से क्या करता है कि जल का अवशोषण यानी कि जल को चूसता है मिट्टी से, और अपने मूल रोमों के द्वारा करते हैं, क्या कहते हैं, मूल रोमों के द्वारा। तो लिख सकते हैं कि जल का अवशोषण पौधे जो है सो अपने जलीय पौधे जो होते हैं वो मिट्टी से अपने मूल रोम यानी कि रूट हेयर के माध्यम से करते हैं। और परिवहन तो आप लोग को पता है कि जल का परिवहन जो करता है वो पेड़ पौधा का जाइलम ऊतक करता है, जबकि खनिज लवणों का जो परिवहन जो है वो कौन करता है, तो वो करता है फ्लोएम ऊतक, ठीक है। तो जाइलम ऊतक एक दिशीय होता है। एक दिशीय क्यों होता है, क्योंकि जाइलम ऊतक जो होता है वो जड़ से पूरे पत्तियों तक पानी को पहुंचाने का काम करता है, जल को। जबकि फ्लोएम का काम क्या होता है कि जब तो वहां तक के जैसे कि पेड़ पौधा को भोजन बनाने के लिए 4 चीजों की आवश्यकता होता है। पहला होता है जल जिसको कहते हैं H2O, दूसरा होता है CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा होता है क्लोरोफिल, और चौथा होता है सूर्य का प्रकाश। तो तीनों चीज तो ऊपरी अवेलेबल हो जाता है। पेड़ के पास अपने पास जो है खुद से क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल के अंदर मैग्नीशियम पाया जाता है, मैग्नीशियम तत्व पाया जाता है। मैग्नीशियम का संख्या जो होता है 12 होता है, परमाणु संख्या मैग्नीशियम का संख्या Mg, परमाणु संख्या 12 होता है। तो पेड़ पौधा के पास अपने पास क्लोरोफिल होता है। ऊपर से वायुमंडल से जो होता है वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस ले लेता है।
जबकि जो हम लोग छोड़ते हैं और उसके बाद सूर्य का प्रकाश ले लेता है और नीचा से पृथ्वी से जो है सो अपने मूल रो में यानी कि रूट हेयर के माध्यम से जो है सो जल ले लेता है, तो 4 चीज उसको अवेलेबल हो जाता है, ऊपर भोजन तैयार कर लेता है। फिर बात अटकता है कि भोजन जो बना लेगा तो फिर पेड़ पौधा को सभी भाग होता है कि कौन सा टहनिया कौन सा डाली को बढ़ना है, कौन किसको नहीं बढ़ना, यानी कि कहाँ सकता है एनर्जी को, कहाँ चाहिए उसको यानी कि भोजन, उस सभी को पहुंचाने का काम कौन करता है, फ्लोएम करता है। ठीक है, तो वो द्विदिशीय होता है। क्या होता है? द्विदिशीय होता है। आगे करते हैं खनिज लवणों का अवशोषण। तो जल का अवशोषण तो हो गया, अब खनिज लवणों का अवशोषण, जल में अनेक लवण जैसे कि हो गया नाइट्रोजन फास्फोरस घुले रहते हैं। ठीक है, तो बताइएगा आप लोग कमेंट्स में कि जल में कौन सा जो है सो विटामिन घुला रहता है। ठीक है, जल में कौन सा विटामिन घुला रहता है, हिंट के लिए बता देते हैं 4 विटामिन जो है सो घुला रहता है जल में। ठीक है, तो खनिज लवणों का अवशोषण, जल में अनेक लवण जैसे कि नाइट्रोजन फास्फोरस आदि घुले होते हैं। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जल में कौन कौन से लवण घुले रहते हैं, ऑप्शन ऑब्जेक्टिव में दे देगा कि इनमें से कौन जल में घुले जो है सो अब लवण है, तो नाइट्रोजन दे देगा या फास्फोरस दे देगा, दोनों में से कोई दे देगा, और नहीं तो दोनों दे देगा, तो ए और बी करके सी आंसर उसका हो जाएगा। ठीक है, आगे करता है कि प्रासरण द्वारा मूलरोम केवल जल का अवशोषण करते हैं। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जल का अवशोषण पेड़ पौधा किस विधि से करता है, किस क्रिया से करता है, तो हम लोग लिखेंगे किसके द्वारा, तो ये करता है प्रासरण द्वारा। किसके द्वारा करता है? प्रासरण द्वारा मूलरोम के केवल जल का अवशोषण करते हैं, परंतु खनिज लवणों का जो है सो अवशोषण आयन के द्वारा होता है। किसके द्वारा? आयन के द्वारा होता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा पेड़ पौधा जो है सो अपने जल का अवशोषण किस माध्यम से करता है, किस विधि, जैसे कि कोई भी काम होता है उसके रूल और नियम होता है, फॉलो होता है। जैसे कि पेड़ पौधा भोजन बनाता है तो उसको क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? विधि, रूल, नियम को प्रकाश संश्लेषण। उसी तरह जल का अवशोषण करता है तो प्रासरण विधि से करता है, जबकि खनिज पदार्थों का जो परिवहन करता है वो आयन के रूप में होता है। क्या होता है? आयन के रूप में होता है। आगे करते हैं स्थानांतरण। तो स्थानांतरण मतलब समझते हैं आप लोग, ट्रांसपोर्ट करना, एक जगह से दूसरी जगह किसी चीज को ट्रांसपोर्ट करना। लेकिन जैसे कि मान कर चले हम लोग का क्या है, जैसे कि अब जैसे पटना से कोई भी चीज को लाना है तो पटना से वहां से जो है सो ट्रांसपोर्ट यानी कि परिवहन का उपयोग करेंगे और वहां से लाएंगे जहां जाना होगा। लेकिन हमको पेड़ पौधा के बारे में पढ़ना है तो पेड़ पौधा में सेम उसी तरह होगा कि स्थानांतरण, यानी कि पौधों में जल, खनिज लवण और खाद्य पदार्थों के बहुत ऊंचाई तक, जैसे कि मानकर चलिए प्रासरण क्रिया के द्वारा जल का अवशोषण तो हो जाएगा, यानी कि प्रासरण क्रिया की विधि द्वारा जैसे जैसे छोटे छोटे पौधा होगा उसमें प्रासरण किया जो, लेकिन लंबे लंबे बड़े बड़े पौधे होते हैं, लंबे लंबे बड़े बड़े पौधे होते हैं, उसमें तो प्रासरण क्रिया काम नहीं करेगा क्योंकि उतना बड़ा ऊंचाई पर जल को ले जाना वो सहायक नहीं होता है। ठीक है, लेकिन आयन विधि के द्वारा, क्योंकि ऊपर से तो नीचे कोई भी आ सकता है, जैसे कि नीचे से सीढ़ी पर चढ़ने में कितना जो मेहनत लगता है और टाइम लगता है और एनर्जी लगता है, लेकिन ऊपर से आने में देखिएगा एकदम हरहराल चल जाता है। या आप किसी भी चीज को ऊपर खींचिएगा तो ज्यादा, यानी कि जैसे कि इंडा से पानी निकालेगा तो ज्यादा ताकत लगता है, जबकि इसको बाल्टी को छोड़ेगा तो हरहराल चल जाता है। उसी तरह प्रसरण विधि के द्वारा पानी तो ऊपर जाने में, बड़ा बड़ा पौधा में जो पेड़ में काफी जो है सो, पौधा मतलब होता है छोटा, पेड़ मतलब होता है बड़ा, तो उस ऊपर जाने में जो है काफी दिक्कत आएगा, तो प्रासरण क्रिया के द्वारा नहीं जाएगा। लेकिन आयन जो है वो खनिज पदार्थ पेड़ पौधा के ऊपर पत्ती में बनता है, लेकिन सभी को पेड़ पौधा के सभी भागों में पहुंचाने के ऊपर से नीचे आने में तो आसान से चलाता है। वही कहता है स्थानांतरण पौधों में जल, खनिज लवण और खाद्य पदार्थों के बहुत ऊंचाई तक संचलन यानी कि मूवमेंट को ही स्थानांतरण कहते हैं, यानी कि ट्रांसफर कहते हैं। यानी कि कहता है कि खनिज पदार्थों को, पेड़ पौधा में खनिज पदार्थों को बहुत ऊंचाई तक संचालन करना, यानी कि बहुत ऊंचाई तक ले जाना ही क्या कहलाता है? स्थानांतरण, यानी कि ट्रांसपायरेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? ट्रांसलोकेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? ट्रांसलोकेशन कहलाता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पेड़ पौधों में बहुत ऊंचाई तक जल या खनिज लवण पदार्थों को ऊपर ले जाना पेड़ पौधा की क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है स्थानांतरण, जिसको कहते हैं ट्रांसलोकेशन कहलाता है। ओके, चलिए आगे आते हैं वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं, या वाष्पोत्सर्जन से क्या 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 समझते हैं, या वाष्पोत्सर्जन होता क्या है। ठीक है, वाष्पोत्सर्जन कैसा किया है। ठीक है, तो वाष्पोत्सर्जन होता है पौधे के वायवीय भाग से जल का रंध्र यानी कि स्टोमाटा द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन की क्रिया वाष्पोत्सर्जन यानी कि ट्रांसपायरेशन कहलाता है। ऐसे समझिए वाष्प किसको कहते हैं? जैसे कि घर में जो खाना वाना बनाते होंगे या खाना वाना बनाते होंगे, जैसे कि माँ बहन खाना हम लोग को बनाते हैं उसमें, तो देखिएगा कि जैसे कि खाना बनाते समय जब भात का जो टोकना चढ़ा हुआ रहता है जो अधन वाला,
और या सब्जी खदक रहा होता है, यानी कि सब्जी सीज रहा होता है, तो ढक्कन जो ढका हुआ रहता है, वो ढकना को हटाने के बाद आप लोग देखिएगा तो हटाने के बाद धुआं निकलता है, धुआं निकलता है। जैसे कि हम बच्चे थे तो उसमें सोचते थे कि पानी इतना सब्जी में रखा जाता है, आखिरकार ये पानी जाता कहाँ है, ठीक है। तो अचानक हम क्या किए कि हम बच्चे वाला तो दिमाग था, हम क्या किए उसको जो फोड़ने वाले थे, जो जो लोहिया होता है ना कढ़ाई, उसको फोड़ने वाले थे। फिर जैसे 7वां में गए तो पढ़ाए सर के द्वारा पढ़ाया गया कि वह वाष्पोत्सर्जन क्रिया होता है, वाष्पोत्सर्जन। फिर अच्छे तरह से एक्सप्लेन किया गया तो हमको समझ में आ गया कि जो बताएं सर, जो उतना जो पानी होता है पहले तो HW के तौर पर दे दिए थे कि वह पानी जो होता है कहाँ चला जाता है, ठीक है। तो हम दिमाग लगा रहे थे सही, ये कहीं कढ़ाई तो ही नहीं सूख रहा है, कहीं ये जो लोहिया है जो बनाने वाला वो तो बर्तन नहीं सूख रहा है, उसको फोड़ कर देखेंगे बहेगा पानी, ठीक है। लेकिन वैसी क्रिया नहीं था, वहाँ वाष्पोत्सर्जन की क्रिया हो रहा था। वाष्पोत्सर्जन यानी कि वाष्प बन के उड़ रहा था पानी। जैसे कि भात वाला ढकना हटाइएगा ऊपर तो वाष्प यानी कि हवा बन के एक धुआं टाइप का निकलता है, यानी कि जिसको कहते हैं भाप। क्या कहते हैं? भाप कहते हैं। अगर आप लोग वहां पर देखिएगा एक ठंडा बर्तन लाकर रख दीजिएगा तो देखिएगा वो पानी बन जाता है। वही जो है सो वायु वही पानी जो होता है गर्म होकर, जैसे कि बड़े बड़े तालाबों में या खाना बनाते हैं तो बड़े बड़े टोकनों से क्या करता है, हमारे बर्तनों से खाना बनाते समय जो धुआं निकलता है वही पानी होता है, वो वाष्प यानी कि गर्म होकर हवा का रूप ले लेता है और बाहर निकल जाता है। और जिस ठंडी वस्तु से जितना जो ठंडा वस्तु होगा उसे टकराएगा वो पानी बन जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं आम बोलचाल की भाषा में ओस कहते हैं, ठीक है, ओस कहते हैं। जैसे कि ठंडी में देखिएगा कि ज्यादा ठंडी रहता है, लेकिन सब दिन तो ये सभी के घर में भोजन जो है पकता है, खाना पकता है, तो सब दिन ये क्रिया नियमित होते रहता है। लेकिन गर्मी में क्या होता है कि गर्मी में कोई भी वस्तु थोड़ा सा कम ठंडा रहता है, इसके कारण कम ओस रहता है। लेकिन कहीं पे देखिएगा ठंडी जब समय आएगा तो ठंडी में जो भी ज्यादा वस्तु ठंडा रहेगा, जितना ज्यादा ठंडा रहेगा उस पर ज्यादा ओस रहेगा, क्योंकि वहां पर वायु जो है वाष्प निकला था वो ज्यादा टच किया है, जिसके कारण ठंडा हो गया, ठीक है। या नहीं तो ढकना हटा के एक ठंडा सा यानी चाहे ढकना हटाते समय देखिएगा तो ढकना के नीचे से जो सो बुलबुला टाइप का रहता है, लटका रहता है, ठीक है। तो वही कहता है कि पौधों में जल, खनिज, लवण और खाद्य पदार्थों के बहुत ऊंचाई तक संचलन को ही स्थानांतरण कहते हैं। तो आप लोग लिख सकते हैं इजिली तरह से स्थानांतरण किसे कहते हैं, 2 नंबर मिल जाएगा। स्थानांतरण किसे कहते हैं, स्थानांतरण से आप क्या समझते हैं, तो लिख सकते हैं कि खनिज लवणों को क्या कहते हैं, पौधों में जल और खनिज लवणों को पदार्थों को बहुत ऊंचाई तक यानी कि बड़े बड़े पेड़ों के पास ऊंचाई तक पहुंचाना क्या कहलाता है, यानी कि ट्रांसलोकेशन कहलाता है, ठीक है। आगे वाष्पोत्सर्जन, तो पौधे के वायवीय भागों से जल का रंध्रों द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन की क्रिया वाष्पोत्सर्जन। निष्कासन मतलब होता है निकालना, तो वाष्पोत्सर्जन समझ गए। जैसे कि पेड़ पौधा को भोजन बनाने के लिए चाहिए, तो पेड़ पौधा जब भोजन बनाता है तो क्या करता है कि उसके लिए पानी चाहिए, तो पानी जो होता है वो निकालता कैसे है, तो उसके जो पेड़ पौधा से जो पत्तियों के माध्यम से जो पानी निकलता है उसी को क्या कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। तो जल का रंध्र मतलब क्या होता है, जैसे कि पत्ती देखिएगा, जैसे कि मान के चलिए इस तरह का पत्ती होगा, ये पत्ती हो गया। तो पत्ती में देखिएगा कि छोटा छोटा छिद्र रहता है, अगर देखिए ध्यान से प्रकाश की तरफ करके, लाइट की तरफ करके, तो इसमें छोटा छोटा छिद्र होता है, उसी को रंध्र कहते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में स्टोमाटा कहते हैं, ठीक है। तो पौधे के वायवीय भागों से, वायवीय मतलब बाहरी भागों से जल का रंध्र यानी स्टोमेटा द्वारा वाष्प के रूप में यानी कि वही भाप के रूप में निष्कासन यानी कि निकल जाना क्या कहलाता है, तो वाष्पोत्सर्जन यानी कि ट्रांसपायरेशन की क्रिया कहलाती है। आगे करते हैं एक में, जैसे कि इसका उदाहरण लीजिए, जैसे कि कुछ होता है जैसे कि मकई का पेड़ जिसको मक्का कहते हैं, मेज कहते हैं इंग्लिश में, वह जो है सो अपना यानी कि एक पत्तियां जो होता है, एक पत्ती मकई का पेड़ के बारे में बताया जाए तो मकई का जो पेड़ होगा, मकई का पौधा जो होता है प्रतिदिन यानी कि एक दिन कितना होता है, 12 घंटा और 12 घंटा दिन और 12 घंटा रात, तो 12 घंटा दिन और 12 घंटा रात यानी कि एक दिन होता है 24 घंटा मिलाकर, तो 24 घंटे में यानी कि एक दिन में 3 से 4 लीटर जो से एक मकई का पौधा अपना पानी जो है सो शरीर से यानी कि पौधा अपना निष्कासित कर देता है, भाप के रूप में निकाल देता है, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाएगा उदाहरण में कि मकई का पौधा एक दिन में जैसे कितने लीटर पानी का यानी कि वाष्पोत्सर्जन कर देता है या निकाल देता है अपने शरीर से, तो 3 से 4 लीटर क्या हो जाएगा, 3 से 4 लीटर हो जाएगा। लेकिन वहीं पर पूछा जाए कि एक सेब का पौधा
एक दिन में प्रतिदिन में यानी कि प्रतिदिन यानी कि एक दिन 24 घंटों में, ठीक है, 24 घंटा बराबर एक दिन होता है, तो 24 घंटों में कितने लीटर पानी का स्राव यानी कि निष्कासन यानी कि वाष्पोत्सर्जन कर देता है, तो 10 से 20 लीटर करता है। कितना करता है? 10 से 20 लीटर। सेब का पौधा एक दिन में कितने लीटर पानी का वाष्पोत्सर्जन यानी कि निकाल देता है, तो 10 से 20 लीटर। मकई का पौधा एक दिन में कितने पानी का वाष्पोत्सर्जन कर देता है, यानी कि वाष्पोत्सर्जन मतलब निकाल देता है अपने शरीर से भाप बनाकर, तो 3 से 4 लीटर। अगर फिर मकई का एक पत्ती अपने भार के बराबर, जैसे अपने भार के बराबर 1 घंटा में, यानी कि मकई की एक पत्ती ले लीजिए और एक पत्ती का जितना वजन होगा वो 1 घंटा के अंदर अंदर हुआ, जैसे अपना भार के बराबर जितना मकई का पत्ती का वजन होगा उतना पानी 1 घंटा के अंदर निकाल देता है। फिर वहीं कहते हैं कि एक कोई भी पौधा, दुनिया का कोई भी पत्ती ले लीजिए, कोई भी पत्ती 1 घंटा के अंदर अंदर में अपना जितना पत्ती का वजन होता है उतना पानी वो अपने शरीर से निकाल देता है वाष्पोत्सर्जन करके। फिर दुनिया का कोई भी पेड़ पौधा अपने जीवन काल में, जीवन काल कहने का मतलब है जब तक वो जिंदा रहता है वो अपने वजन के, जी मान के चले कोई पेड़ है जैसे कि आम का पेड़, वो आम का पेड़ क्या करेगा, जितना उसका वजन होगा वो उतना पानी 100 गुना अपने जीवन काल में, यानी कि जितना दिन वो पेड़ पौधा जिंदा रहेगा उतना दिन में वो अपने भार के 100 गुना, जैसे कि मान कर चलिए उस पेड़ का वजन है 50 केजी, क्या है, 50 किलो है, 50 केजी उस पेड़ का वजन है, तो 50 किलो यानी कि अपने उम्र के यानी कि 100 गुना क्या होगा, 100 गुना वो पानी निकाल देगा। उस पेड़ का वजन 50 किलो है और वो 100 गुना पानी अपने जीवन काल में, जितना दिन तक वो जीवित रहेगा उतना पानी निकाल देगा वो अपने पेड़ से। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एक पेड़, एक पौधा अपने जीवन काल में कितने पानी का जैसे वाष्पोत्सर्जन कर देता है, निकाल देता है, तो एक पौधा जो होता है अपने भार के 100 गुना अपने जीवन काल में पानी को निष्कासित कर देता है। तो मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में जंतुओं में परिवहन के से नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए इतना है, थैंक यू, जय हिंद सभी लोगों का।